All our dreams can come true if we have courage to pursue them. Our greatest glory is not never falling, but in rising every time we fall. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As we are discussing with the legal and constitutional history, and in this series, today I will discuss with a new question on the legal and constitutional history, and that is also one of the most important question. तो आज हम कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं? डिस्कस द ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार केस विद द फैक्ट्स एंड वेदर इट वाज ए जुडिशियल मर्डर. हमें बताना है कि राजा नंद कुमार को के केस को पूरे तथ्यों के साथ समझाइए और ये भी बताइए कि क्या ये न्यायिक मर्डर था. ये हमने समझाना है इस क्वेश्चन के अंदर. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में. राजा नंद कुमार थे कौन? सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे. यदि हम बात करते राजा नंद कुमार के बारे में, ही वॉज ए बिग जमींदार, अ ब्राह्मण एज वेल एज बिग इन्फ्लुएंशियल पर्सन ऑफ बंगाल. राजा नंद कुमार एक बड़े जमींदार, हिंदू ब्राह्मण, इसके अलावा एक बड़े प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते थे बंगाल के. और वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति काफ़ी लॉयल थे और इवन उनको ब्लैक कर्नल के नाम से भी जाना जाता था. महाराजा नंद कुमार अपॉइंटेड ऑन सेवरल पोस्ट अंडर द नवाब ऑफ बंगाल. बंगाल के नवाब के समय, जो जैसे कि आप जानते हैं सिराजुद्दौला, उनके समय में उन्हें बड़ी बड़ी पोस्ट पे भी रखा गया था. ही वॉज अपॉइंटेड ऑन सेवरल पोस्ट. और जैसे कि रेवेन्यू कलेक्टर की पोस्ट भी उन्हें दी गई थी. इवन ही वॉज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर ऑफ हुगली अंडर द नवाब ऑफ सिराजुद्दौला इन 1756. और इन्हें नवाब सिराजुद्दौला के समय में गवर्नर हुगली का गवर्नर भी अपॉइंट किया गया था. ये सन है 1756 की बात. इसके बाद आप कहेंगे ही वॉज फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया हु वॉज एग्जीक्यूटेड टू बाय हैंगिंग. ये पहले व्यक्ति थे, ये पहले भारत के रहने वाले व्यक्ति थे जिन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया था. और 1775 में उनके खिलाफ ब्राइबरी और करप्शन के चार्जेस लाए गए थे. किसके द्वारा? गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स के द्वारा. और यहाँ पर राजा नंद कुमार, ये जो कहानी थी, जो राजा नंद कुमार जिसके इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ये राजा नंद कुमार की जो कहानी है, ये राजा नंद कुमार के चारों तरफ ही घूमती है. इट रिवॉल्व्स अराउंड द राजा नंद कुमार. इसलिए हमें इनके बारे में पता होना जरूरी है. तो यहाँ पे राजा नंद कुमार का सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिएगा. इसके बाद हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड के बारे में. यदि हम बात करते हैं बैकग्राउंड के बारे में, जैसे कि हमें क्योंकि ये कहानी ऐसी है जो कहीं ना कहीं राजा नंद कुमार के चारों तरफ घूम रही है. और यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपकी जो गवर्नर इन काउंसिल है, जो उस समय गवर्नर है और जो गवर्नर इन काउंसिल है और जो सुप्रीम कोर्ट है, उन दोनों के बीच में एक तरह से डिस्प्यूट अराइज हो रहा है. तो सबसे पहले हमें वहाँ पर ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर गवर्नर कौन था और गवर्नर काउंसिल के अंदर कौन कौन से मेंबर थे. कहीं ना कहीं ये उस कहानी के करैक्टर हैं जो इस केस से संबंधित हैं. तो हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नर कौन था. जैसे कि आपको पता है कि उस समय गवर्नर जनरल थे वारन हेस्टिंग्स. और इनकी काउंसिल में आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि जब हमारी जो सुप्रीम कोर्ट आई थी उस समय उनके सहायता के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी रखी गई थी, जिसके अंदर टोटल मिला के 4 कोविनेंट मेंबर हुआ करते थे कंपनी के. तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स है और उसके जो गवर्नर इन काउंसिल है उसके अंदर 4 मेंबर हैं. वो चारों मेंबर को क्या नाम है? मॉनसून, क्लेवरिंग, फ्रांसिस एज वेल एज बेयरवेल. दीज वर द 4 मेंबर्स ऑफ हिज कंपनी, जो उसके गवर्नर इन काउंसिल के मेंबर थे. और इनमें से आप यदि देखेंगे तो ये जो मॉनसून, फ्रांसिस और जो क्लेवरिंग है, ये गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स इससे मतलब कहीं ना कहीं उसको नीचा दिखाना चाहते हैं और वो हमेशा उसके अगेंस्ट में रहते हैं. और जबकि जो बेयरवेल है, आपका जो चौथा गवर्नर जनरल है काउंसिल का जो मेंबर है, वो उनके फेवर में रहता है. तो यहाँ पे देखेंगे तो मेजोरिटी जो मेंबर्स है वो कहीं ना कहीं वारन हेस्टिंग्स के खिलाफ चल रही है. तो अब हम इस कहानी के बारे में पढ़ते हैं कि ये हुआ क्या था इस कहानी के अंदर. तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या पॉइंट डालेंगे? ब्राइबरी एंड करप्शन चार्जेस अगेंस्ट द वारन हेस्टिंग्स. सबसे पहले क्या होता है कि यहाँ पे वारन हेस्टिंग्स के खिलाफ ब्राइबरी और करप्शन के चार्जेस लगाए जाते हैं. वो कैसे लगाए जाते हैं मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ. जैसे कि आपको मैंने बताया कि यहाँ पे गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स हुआ करते थे और उनके काउंसिल के 4 मेंबर हुआ करते थे, जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं: फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मॉनसून एज वेल एज बेयरवेल.
हुआ क्या है कि यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे जो 3 मेंबर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो वार्न हेस्टिंग्स के खिलाफ हुआ करते थे, फ्रांसिस, क्लेवरिंग एंड मानसून, इन तीनों ने मिलकर राजा नंद कुमार को इंस्टिगेट किया। इंस्टिगेट मतलब आप समझते हैं ना, भड़काया, कि वो राजा नंद कुमार को उन्होंने भड़काया कि वो किसी भी तरह से वार्न हेस्टिंग्स के खिलाफ चार्जेस लगाए, ब्राइबरी और करप्शन के चार्जेस लगाए। और यहाँ पर राजा नंद कुमार उसके भड़कावे में आ जाते हैं। तो कैसे बताएंगे यहाँ पर, देयर वर 4 काउंसिल मेंबर्स ऑफ द वार्न हेस्टिंग्स, नेमली द फ्रांसिस, क्लेवरिंग, मानसून एंड बेयरवेल, इन विच फर्स्ट 3 मेंबर्स, जैसे कि मैंने बताया फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मानसून, फर्स्ट 3 मेंबर्स वर ऑलवेज अगेंस्ट द वार्न हेस्टिंग्स, ये तीनों के तीनों वार्न हेस्टिंग्स के अगेंस्ट में रहते हैं। वाइल द 4th मेंबर, दैट वन इज बेयरवेल, दैट इज ऑलवेज फेवरिंग वार्न हेस्टिंग्स, ये हमेशा वार्न हेस्टिंग्स का फेवर करता है। जबकि अब यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो मेजोरिटी जो है, मेजोरिटी किन की बन रही है, फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मानसून की। तो मेजोरिटी जो मेंबर है, ये तीनों के तीनों जो मेंबर है जो वार्न हेस्टिंग्स के हमेशा खिलाफ रहते हैं, ये तीनों मिलके राजा नंद कुमार के को क्या करते हैं, भड़का देते हैं वार्न हेस्टिंग्स के खिलाफ। और ये कहते हैं कि आप वार्न हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल उस समय, उनके खिलाफ ब्राइबरी और करप्शन के चार्जेस लेके आइए। और वहाँ पर उनके कहने पर, उनके भड़काने पर राजा नंद कुमार उनके भड़कावे में आ जाते हैं और उनके कहने पर उन्हें एक लेटर भी दे देते हैं। तो यहाँ पे आप अगले पॉइंट पे आपने क्या बताना है, ही गेव ए लेटर टू फ्रांसिस मेंशनिंग द कंप्लेंट अगेंस्ट द हेस्टिंग्स। उन्होंने क्या करा, तीनों ने मिलकर राजा नंद कुमार को भड़काया और राजा नंद कुमार उनके भड़कावे में आ गए और उन्होंने एक लेटर फ्रांसिस को लिख के दे दिया। और वो जो लेटर था उसके अंदर राजा नंद कुमार ने वार्न हेस्टिंग्स के खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल की थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि जो हमारे जो वार्न हेस्टिंग्स है वो ब्राइबरी और करप्शन में इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है, ही सेड दैट हेस्टिंग्स एक्सेप्टेड ए ब्राइबरी फ्रॉम हिम ऑफ मोर देन 1 लाख। इस लेटर के अंदर ये कहा गया कि जो वार्न हेस्टिंग्स है उन्होंने 1 लाख रुपए की ब्राइबरी ली थी, रिश्वत ली थी। किस लिए, गुरुदास जो वहाँ पे एक कोई व्यक्ति थे उनको अब उसमें अपॉइंट करने के लिए, पोस्ट पे अपॉइंट करने के लिए, इस तरह से उनके खिलाफ ब्राइबरी और करप्शन के चार्जेस लगाए गए। तो यहाँ पे क्या बताया कि वार्न हेस्टिंग्स, उन्होंने क्या लेटर में क्या लिख के दिया कि वार्न हेस्टिंग्स वाज इन्वॉल्व इन ब्राइबरी एंड करप्शन एंड ही फर्दर सेड दैट हेस्टिंग्स एक्सेप्टेड ब्राइबरी फ्रॉम हिम। हेस्टिंग्स ने ब्राइबरी ली थी राजा नंद कुमार से, किस लिए ली थी, कि वहाँ पर जो उनके जो गुरुदास है, उनका जो बेटा है, उसको उस पोस्ट पर अपॉइंट करने के लिए। तो यहाँ पर राजा नंद कुमार हैज सेड दैट ही हैज, जो वार्न हेस्टिंग्स हैज एक्सेप्टेड ब्राइबरी ऑफ 1 लाख रुपीज फॉर अपॉइंटिंग हिज सन गुरुदास एज दीवान। जब उन्होंने उनके बेटे गुरुदास को दीवान के रूप में अपॉइंट किया था, उसके लिए उन्होंने 1 लाख रुपए की रिश्वत ली थी राजा नंद कुमार से। राजा नंद कुमार ने ये लेटर उन्हें लिख के दे दिया। एंड इट वाज सेड दैट, उसके उन्होंने ये कहा कि हेस्टिंग्स हैड एक्सेप्टेड ₹2.5 लाख फ्रॉम मुन्नी बेगम। इसके अलावा उन्होंने ये भी उन पर इल्ज़ाम लगाया कि जो वार्न हेस्टिंग्स है उन्होंने 2.5 लाख रुपए मुन्नी बेगम से भी एक्सेप्ट किए थे ब्राइबरी के रूप में, फॉर अपॉइंटिंग हर एज गार्जियन ऑफ माइनर। मतलब यहाँ पे दूसरा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया है कि मुन्नी बेगम से भी उन्होंने 2.5 लाख रुपए की रिश्वत ली है, किस लिए ली है, कि वहाँ पर उनको गार्जियन के रूप में अपॉइंट करने के लिए। जो माइनर एक व्यक्ति था नवाब मुबारक, मतलब उनको अपॉइंट करने के लिए, उनका गार्जियन अपॉइंट करने के लिए मुन्नी बेगम से उन्होंने 2.5 लाख रुपए भी लिए हैं रिश्वत के रूप में, जो अभी जुवेनाइल उसमें कोर्ट में था, जुवेनाइल जेल में है। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो वार्न हेस्टिंग्स के खिलाफ 2 चार्जेस लगाए गए हैं, दो से चार्जेस लगाए गए हैं। पहला उन्होंने लगाया कि राजा नंद कुमार ने क्या कहा कि पहला मेरे बेटे को दीवान अपॉइंट करने के लिए, राजा नंद कुमार ने क्या कहा कि मेरे बेटे को दीवान नियुक्त करने के लिए यहाँ पर वार्न हेस्टिंग्स ने मुझसे 1 लाख रुपए लिए हैं। उसके अलावा मुन्नी बेगम से 2.5 लाख रुपए लिए हैं, जिससे कि वो मुन्नी बेगम को एक जो माइनर व्यक्ति है नवाब मुबारक के नाम से, उसका माइनर, उसका जो माइनर, क्योंकि माइनर है, क्योंकि उसका गार्जियन अपॉइंट किया जा सके मुन्नी बेगम को, तो उसके लिए उन्होंने 2.5 लाख रुपए भी लिए हैं रिश्वत के रूप में। तो ये चार्जेस उनके ऊपर लगाए गए और ये जो चार्जेस सही नहीं थे,
परंतु उन्होंने अपनी तरफ से बना के लगाए हैं। तो ये चार्जेस उन्होंने वारेन हेस्टिंग्स पे लगा दिए और इस तरह से उन्हें ब्राइबरी और करप्शन के चार्जेस में फंसा दिया गया। और उसके बाद फ्रांसिस ने वो जो लेटर जो मैंने अभी आपको बताया है, फ्रांसिस ने वही लेटर काउंसिल के सामने पेश कर दिया, भैया ऐसे ऐसे वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ ब्राइबरी और करप्शन के चार्जेस लगाए गए हैं। और तब उन्होंने वहाँ पर जो मानसून दूसरा मेंबर है काउंसिल का, मानसून, उसने क्या करा, उस काउंसिल के अंदर एक मोशन मूव किया और ये कहा कि राजा नंद कुमार को बुलाया जाए वहाँ पर काउंसिल के सामने, जिससे कि वो बता सके, सामने आके बता सके कि क्या सही है। तो क्या बताया मैंने, फ्रांसिस प्लेस द लेटर बिफोर द काउंसिल। फ्रांसिस ने वो लेटर काउंसिल के सामने उसकी मीटिंग के अंदर रख दिया और तब मानसून ने देन द मानसून मूव्ड अ मोशन दैट राजा नंद कुमार शुड बी कॉल्ड टू अपीयर बिफोर द काउंसिल। उन्होंने क्या कहा कि राजा नंद कुमार को काउंसिल के सामने पेश किया जाए। बट वारेन हेस्टिंग्स हु वर प्रिजाइडिंग काउंसिल, जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि राजा नंद को, ये जो वारेन हेस्टिंग्स है वो उनको प्रिजाइड कर रहे हैं काउंसिल को, क्योंकि वो तो गवर्नर जनरल उस समय, तो क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स उनके गवर्नर जनरल थे तो उनके खिलाफ इन्होंने चार्जेस लगा दिए। तो यहाँ पर जबकि उनका जो चौथा मेंबर है बेयरवेल, वो उनका समर्थन कर रहा था, तो वो इस चार्जेस के बिल्कुल अगेंस्ट था। ही सपोर्टेड वारेन हेस्टिंग्स, परंतु जो बेयरवेल है उन्होंने उसको सपोर्ट किया वारेन हेस्टिंग्स को कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर भी उनकी किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि मेजोरिटी तो उनके अगेंस्ट में ही जा रही है, तो नेचुरली है कि वहाँ पर मेजोरिटी की ज़्यादा सुनी जाएगी, तो मेजोरिटी की बात को ज़्यादा माना गया। इसके अलावा बट द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑब्जेक्टेड टू दिस सेक्शन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स है वो इस सेक्शन को, मतलब जो वारेन हेस्टिंग्स के खिलाफ जो उन्होंने बेयरवेल ने कहा है कि भी उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो उसको माना ही नहीं। और नेचुरली कि वो वारेन हेस्टिंग्स को फंसाना चाह रहे हैं पूरी तरह से, तो वहाँ पर उन्होंने एक तरह से वारेन हेस्टिंग्स को पूरी तरह से करप्ट प्रूव कर दिया। नाउ द राजा नंद कुमार वॉज कॉल्ड बिफोर द काउंसिल, अब राजा नंद कुमार को भी काउंसिल में बुलाया गया और वहाँ पे राजा नंद कुमार ने भी ये कह दिया कि हाँ जी उन्होंने ऐसा किया है। और मेजोरिटी ऑफ द काउंसिल डिक्लेयर डैट, जो वहाँ पे क्योंकि मेजोरिटी उनके अगेंस्ट में जा रही थी, मैंने उसमें क्या क्या बताया, फ्रांसिस, क्लेवरिंग और मानसून, तीनों मेंबर ने मेजोरिटी फ्रेम कर ली और ये डिक्लेयर कर दिया कि वारेन हेस्टिंग्स वाज द प्रूव्ड गिल्टी, कि वारेन हेस्टिंग्स जो है वो ब्राइबरी और करप्शन के चार्जेस के उसमें दोषी पाए गए हैं, उसको गिल्टी पाया गया है। और उनको ये कह दिया गया कि उनको इसके एवज में 3,54,105 रुपये कंपनी की ट्रेजरी में जमा करवाने होंगे। चलो ठीक है, उन्होंने जमा तो करवा दिए पैसे, परंतु वहाँ पर जो वारेन हेस्टिंग्स है ही वाज प्रूव्ड अ मोस्ट करप्ट गवर्नर जनरल एट दैट टाइम, क्योंकि वहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स जो है वो एक तरह से करप्ट गवर्नर जनरल साबित हो चुके हैं। तो इस तरह से वारेन हेस्टिंग्स के दिमाग में एक तरह से वहाँ पे जो राजा नंद कुमार के साथ एक बिटर एनिमी, मतलब वो कहते हैं ना उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है वो समय। तो दिस इवेंट मेड द हेस्टिंग्स अ बिटर एनिमी और राजा नंद कुमार। अब वहाँ से राजा नंद कुमार और जो वारेन हेस्टिंग्स है वो एक दूसरे के शत्रु बन गए और अब राजा नंद कुमार से वो बदला लेने की सोच रहे हैं वारेन हेस्टिंग्स, और बदला लेने के लिए वो कोई ना कोई मौका तलाशने की सोचते हैं कि भी कैसे मैं इनसे बदला लूँ राजा नंद कुमार से। और इसी तलाश में एक दिन अचानक क्या होता है कि वारेन हेस्टिंग्स वाज प्रूव द मोर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वारेन हेस्टिंग्स वाज प्रूव्ड मोस्ट करप्ट गिल्टी, मतलब वहाँ पे करप्ट गिल्टी, मतलब जो इसके अंदर दोषी पाया गया है, ऐसा गवर्नर जनरल उन्हें साबित कर दिया जाता है। एंड दिस इवेंट मेड द हेस्टिंग्स ए बिटर एनिमी ऑफ राजा नंद कुमार, इस घटना से राजा नंद कुमार और जो है वो उसके सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। और नाउ ही वाज लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, अब वो एक अपॉर्चुनिटी तलाश रहे होते हैं कि वो उनसे बदला ले। अचानक उन्हें एक ऐसा मौका मिल जाता है। Soon after some time, Raja Nand Kumar was charged and arrested for conspiracy at the instance of Hastings. एक दिन उसको राजा हेस्टिंग्स को पता चलता है कि एक मतलब कि उन्होंने कभी ना कभी कई साल पहले कॉन्स्पायरेसी की थी, तो अब वो राजा नंद कुमार को उसी केस में फंसा देते हैं, उनके ऊपर एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनको कॉन्स्पायरेसी के चार्जेस में अरेस्ट किया जाए, और उसके लिए राजा नंद कुमार को अरेस्ट कर लिया जाता है। And in order to bring further disgrace to Rajanand Kumar, Hastings manipulated another case. अब क्योंकि वहाँ पे चार्जेस इतना बड़ा नहीं था,
जो उन्होंने उस पर लगाया था, क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी का जो चार्ज था वो, तो वहाँ पर उन्होंने क्या करा, उसी को मैन्युपुलेट कर दिया जो चार्ज उनके ऊपर लगाया था, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फोर्जरी में। तो राजा नंद कुमार के खिलाफ जो इन्होंने अरेस्ट करवाया था कॉन्स्पिरेसी के चार्ज में, अब उसको मैनिपुलेट कर दिया गया वार्न हेस्टिंग्स के कहने पर, और वहाँ पर उसको मैनिपुलेट करके उनके अगेंस्ट फोर्जरी का चार्ज ला दिया गया। और ये जो फोर्जरी का चार्ज था उस समय यदि आप देखेंगे तो इंग्लिश एक्ट के अंदर उसके लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था, जिसकी वजह से द चार्जेस ऑफ फोर्जरी वाज विद रिस्पेक्ट टू बॉन्ड और डीड क्लेम्ड एज एक्नॉलेजमेंट। यहाँ पे जो उनके ऊपर फोर्जरी का चार्ज इन्होंने लगाया था वो कहीं ना कहीं बॉन्ड और डीड को क्लेम करने के संबंध में था। और ये कहा गया कि यहाँ पर जो राजा नंद कुमार है उन्होंने फोर्जरी की है, और यहाँ पर ये केस चल रहा है लगातार, और मोहन प्रसाद प्रोड्यूस चार्जेस और फोर्जरी। और इसके अलावा उन्होंने मोहन प्रसाद, वहाँ पे एक व्यक्ति थे जिन्होंने फोर्जरी के चार्जेस में उनको प्रोड्यूस किया गया 6 मई 1775 को, और ऑनरेबल जस्टिस के सामने। तो मोहन प्रसाद प्रोड्यूस चार्जेस ऑफ फोर्जरी ऑन 6 मई 1775 एंड बिफोर देम ऑनरेबल जस्टिस ऑफ द पीस फॉर द टाउन ऑफ कलकत्ता। ये कलकत्ता की बात है जब उनके खिलाफ ये चार्जेस लाए गए हैं। तो मोहन प्रसाद ने उनके खिलाफ फोर्जरी के चार्जेस लगाए 6 मई 1775 को। उसी के बाद हिज फेटफुल ट्रायल वाज एग्जीक्यूटेड। वो उनका जो फेटफुल मतलब समझ गया ना, जो सही नहीं था, एक तरह से बनावटी चार्ज था, ट्रायल उनके ऊपर चलाया गया बिफोर द चीफ जस्टिस और एंड 3 अदर पर्सन जजेस। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम चीफ जस्टिस थे और जो बाकी जो 3 अदर जजेस थे उनके सामने ये चार्जेस लगातार ये ट्रायल चला है। और ये ट्रायल तारीख थी 8 मई 1775 की। और धीरे धीरे ही वॉज पुट टू ट्रायल बिफोर द सुप्रीम कोर्ट विद द जूरी ऑफ 12। उसके बाद 12 मेंबर की एक जूरी बनाई गई और उसके सामने भी इस ट्रायल को रखा गया। और वहाँ पे उस समय एक जज हुआ करते थे सर एलिजा इम्पे, जो वार्न हेस्टिंग्स के दोस्त हुआ करते थे। तो वो वार्न हेस्टिंग्स के कहने पे चल रहे थे। तो वो जो 12 जजेस की जो वो बेंच इन्होंने बिठाई थी उसके जो हेड थे वो सर एलिजा इम्पे ही थे, जो अपने अपने दोस्त वार्न हेस्टिंग्स के कहने पर सब कार्य कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट रिजर्व हिज जजमेंट। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि वहाँ पे जो उनका हेड है एलिजा इम्पे, वो उनका वार्न हेस्टिंग्स का दोस्त है, जिसकी वजह से वो उसे बेल नहीं देते, वो उसे छोड़ते ही नहीं है। और उनकी जो जजमेंट है उसको वो एक तरह से रिजर्व रख लेते हैं कि भैया वो हम अभी उसका डिसीजन नहीं दे रहे। और यहाँ पर 7 जून 1775 को उनका ट्रायल शुरू होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, द ट्रायल बिगेन ऑन 7 जून 1775। उनका ट्रायल चालू होता है 7 जून 1775 को, और लगातार ये 8 दिन तक चलता है बिना किसी एडजॉर्नमेंट के, बिना स्थगित किए। और धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट उन्हें एक डेथ की सेंटेंस दे देती। जैसा कि मैंने आपको बताया था फोर्जरी एक्ट के अंदर उस समय इंग्लिश एक्ट में फोर्जरी के संबंध में जो इंग्लिश एक्ट था वहाँ पर उसके अंदर मौत की सज़ा का प्रावधान था। और वो एक्ट था, उस एक्ट का नाम था फोर्जरी एक्ट 1728। तो जो 1728 में वहाँ पे इंग्लिश एक्ट के इंग्लिश उसमें पास हुआ था, और उसके अंदर फोर्जरी के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था। उसी एक्ट के तहत इन्हें मृत्यु दंड दे दी जाती है, मृत्यु दंड की सज़ा पास कर दी जाती है। और जैसे ही उन्हें मृत्यु दंड की सज़ा पास की जाती है, सीरियस एफर्ट्स वर मेड टू सेव द लाइफ ऑफ राजा नंद कुमार। भाई वहाँ पर राजा नंद कुमार को बचाने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। और यहाँ तक कि उनको बचाने के लिए किंग इन काउंसिल के द्वारा एक एप्लीकेशन भी फाइल की जाती है कि आप उन्हें अपील ग्रांट कीजिए। और यहाँ पर उनके सबको प्रयास करने के बावजूद उन्हें ये मौका नहीं दिया जाता, और सेंटेंस हुआ पास बाय द सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को राजा नंद कुमार को मृत्यु फांसी पर लटकने की सज़ा का एग्जीक्यूट करवा दिया जाता है। और ये तारीख थी 5 अगस्त 1775 की। और कितने बजे की बात है, 8 AM। और ये फांसी जो उन्हें दी जाती है वो थी कुली बाजार नियर फोर्ट विलियम। उन्हें वहाँ पे फांसी पे लटका तक दिया जाता है। इवन उन्हें कोई अपील करने का मौका नहीं दिया गया, और उन्हें बचाने के पूरे प्रयास किए गए, फिर भी वो नहीं बचा पाए। तो ये पूरा फैक्ट मैंने आपको बताया है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जुडिशियल मर्डर था? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको पूरा क्वेश्चन बताया, देखा जाए तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है
वेदर क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट है क्या उसके पास इस मैटर के संबंधित जूरिडिक्शन था या नहीं था, या फिर यहाँ पे कोई कुछ क्वेश्चन रेज किए गए थे कोर्ट के द्वारा। वो कौन से क्वेश्चन थे जो हमारे सामने आए थे लगातार? वो क्वेश्चन ये, पहला क्वेश्चन ये था कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में उसका क्षेत्राधिकार उसे दिया गया था, क्या वो इस केस को ट्रायल कर सकती थी? या दूसरा कि उन्होंने केस क्या कहा कि वेदर द इंग्लिश एक्ट, जो इंग्लिश एक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर फोर्जरी के लिए कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान था, क्या वो इंडिया पे भी लागू होता था? तो यदि हम इन क्वेश्चंस के आंसर लेना चाहें तो हम पहले क्वेश्चन के आंसर में ये कहेंगे कि क्या सुप्रीम कोर्ट के पास जुरिडिक्शन था इसके संबंध में। हम इसका आंसर क्या कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हैड नो जुरिडिक्शन टू डिसाइड द केस। सुप्रीम कोर्ट के पास इसका कोई क्षेत्राधिकार नहीं था इस केस को डिसाइड करने का, क्योंकि आप जब देखेंगे तो एज बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता, इंडियंस इन बंगाल, जो बंगाल के जो इंडियंस थे, दे वर ट्राइड बाय द लोकल फौजदारी अदालत। ये आपने भी पढ़ा था कि वहाँ पे जो इंडियंस के संबंध में जो केस अप्लाई, जो कोर्ट थी वो लोकल फौजदारी अदालत अप्लाई होती थी, ना कि वो वाली सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनके केसेस जाते ही नहीं थे, तो आपने उनको कैसे ले लिया? नेचुरली कि सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार यहाँ पे नहीं था। एंड इन दिस केस द ऑफेंस वाज कमिटेड बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा यदि आप देखें तो यहाँ पे जिस अपराध की ये लोग बात कर रहे थे, फोर्जरी वाले केस की, ये यहाँ पे मतलब ये केस की जो तारीख इन्होंने बताई थी वो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से पहले घटित हुआ था। तो नेचुरली कि आप भी जानते होंगे कि एक्स फैक्टर जो लॉ होते हैं वो कभी भी अप्लाई नहीं होते। कि जब आपने कोई क्राइम कमिट किया है उस समय जो दंड का प्रावधान होता है वही आपके ऊपर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे इनके ऊपर वो दंड का प्रावधान जो बाद में एक्ट आया है उसका प्रावधान कैसे अप्लाई कर दिया गया? तो कहीं ना कहीं ये गलत तो है। इसके अलावा यदि आप देखें सेकंड क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बताया कि जो इंग्लिश एक्ट है, क्या जो फोर्जरी के जिसके संबंध में कैपिटल पनिशमेंट का प्रावधान था, क्या ये इंडिया पे अप्लाई होता था, इंडिया पे एक्सटेंड होता था? इस क्वेश्चन के आंसर में हम क्या कहेंगे कि ये इंडिया पे अप्लाई नहीं होता था। ऑन द सेकंड क्वेश्चन रिलेटिंग टू अप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट ऑफ 1729 टू इंडिया, ओपिनियंस ऑफ जजेस इटसेल्फ वर डिफरेंट। यदि आप उस समय के जजेस की ओपिनियन भी देखेंगे तो वो भी बिल्कुल इसके उल्टा कह रहे थे। वो ये कह रहे थे कि नहीं ये इस पर अप्लाई नहीं होता। बट द मेजोरिटी व्यूड इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस इम्पे प्रिवेल, परंतु उन्होंने ऐसा किया। एंड द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस वाज वेरी कंट्रोवर्शियल। यहाँ पे देखेंगे तो जो डिसीजन है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो जजमेंट दिया था, डिसीजन दिया था, वो कंट्रोवर्शियल था। और यहाँ से ये साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो स्टेट है, वहाँ जो उस समय की जो आर्बिट्रेट स्टेट है, उसने जस्ट न्याय नहीं किया। इट शोड द आर्बिट्रेट स्टेट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया। कहने का मतलब है कि वहाँ पे न्याय नहीं किया गया, ये इनजस्टिस साफ नज़र आ रहा है। तो यदि आप देखते हैं कि जैसे मैंने अभी अब आपको बताया कि क्या ये जुडिशियल मर्डर है, हाँ बिल्कुल है। मैं आपको बता देती हूँ। यदि आप कोर्ट का डिसीजन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द केस ऑफ कॉन्स्पायरेसी वाज डिसमिस्ड। यहाँ पे आपने क्या देखा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस तो गया था कॉन्स्पायरेसी का, जिसके संबंध में उन्हें पकड़ के लाए थे, परंतु वो केस तो इन्होंने डिसमिस ही कर दिया। और उसके अलावा इन्होंने क्या करा, क्योंकि वहाँ पे देखोगे कॉन्स्पायरेसी का जो केस उनके ऊपर लगाया गया था वो तो प्रूव हो ही नहीं रहा था, क्योंकि उसके संबंध में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस था ही नहीं राजा नंद कुमार के अगेंस्ट। परंतु इन्होंने क्या करा, बट ही वाज हेल्ड लाइबल टू सेकंड केस। परंतु वो केस हटाकर इन्होंने क्या करा, क्योंकि देखा कि वहाँ पर तो एविडेंस है ही नहीं, तो उन्होंने वो केस तो ख़त्म कर दिया और उसके स्थान पर फोर्जरी का केस ला दिया, जिसके अंदर मृत्युदंड का प्रावधान था। और वहाँ पर मृत्युदंड के प्रावधान के तहत उन्हें मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई और उन्हें सेकंड अपील करने का भी मौका नहीं दिया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपील का प्रावधान था और वो अपील करने का इन्हें कोई मौका नहीं दिया गया। और इससे पहले कि वो अपील करते, उन्हें उनकी जो मृत्युदंड की सज़ा थी उसको एग्जीक्यूट करवा दिया गया इम्पे के द्वारा। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट क्रॉस एग्जामिन द डिफेंस विटनेसेस। यहाँ पे जितने भी जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया था एंड इंटेंस। और वहाँ पे कहीं ना कहीं जो इंटेंशन थी, जो जजेस की जो इंटेंशन थी, जितने भी जजेस वहाँ पे कार्य कर रहे थे, वो ये चाहते थे कि जो राजा नंद कुमार है उसके जो गवाह है उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसके कोई गवाह, उसके पक्ष में कोई गवाही ना आए। मतलब उन्होंने पूरी कोशिश करी थी। एंड द नंद कुमार कमिटेड द ऑफेंस ऑफ फोर्जरी। और यदि आप देखेंगे कि वहाँ पे जो उन्होंने चार्ज इन पे लगाए थे फोर्जरी के, वो कम से कम आप देखेंगे कि 5 साल पहले की बात थी, उससे जब सुप्रीम कोर्ट आई भी नहीं थी, 1770 की।
और उस समय सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो हुई ही नहीं थी। तो वहाँ पे जो एक्ट है 1728 का राजा नंद कुमार पे जो लगाया गया है, जिसके संबंध में उनको सज़ा दी गई है, वो तो उनके ऊपर अप्लाई होता ही नहीं है। तो इस तरह से आप यदि आप कंक्लूजन निकालना चाहें तो ये कहेंगे कि हैंस द ट्रायल ऑफ राजा नंद कुमार वॉज क्लियरली इंडिकेटिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट फेल टू इम्पार्ट जस्टिस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से न्याय देने में असफल रही है। एंड इट डज नॉट एक्ट जुडिशली, ये जुडिशली इसने कार्य नहीं किया है, न्यायपूर्ण कार्य नहीं किया है। और कहीं ना कहीं वहाँ का जो कोर्ट का डिसीजन था वो पूरी तरह से इम्पार्शियल भी था और बायसनेस भी की गई थी। वहाँ पे जो ऑफेंस था फोर्जरी का, जिसके लिए राजा नंद कुमार को सज़ा दी गई थी, वो कहीं ना कहीं काफ़ी पहले, जब सुप्रीम कोर्ट आई भी नहीं थी उस समय दिया कमिट किया गया था, और जिसके अंदर उनका प्रावधान लागू ही नहीं होता था, क्योंकि डी फैक्टो जो कानून होते हैं वो कभी भी अप्लाई नहीं किए जा सकते। इस तरह से आप ये कहेंगे कि जो ट्रायल है राजा नंद कुमार वाला, दैट कैरेक्टराइज्ड एज जुडिशियल मर्डर, ये कहीं ना कहीं जुडिशियल मर्डर है जी, विच रूडली सोग टू द मैन काइंड। और इसने एक तरह से मतलब कह देते ना कि मैन काइंड के प्रति एक तरह से गलत कार्य किया है, ये पूरी तरह से शोक करने वाला कार्य था, मतलब धक्का देने वाला। एंड द राजा नंद कुमार ट्रायल वॉज सर्टेनली द केस ऑफ मर्डर ऑफ जस्टिस। यहाँ पे केवल जुडिशियल मर्डर मतलब पूरी तरह से न्याय का मर्डर किया गया है। उन्हें जबरदस्ती गलत केस में फंसा के उन्हें मृत्युदंड की सज़ा दे दी गई है, क्योंकि वो अपना बदला लेना चाहते थे और ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो आपको ये केस समझ में आया? तो ये सारे फैक्ट मैंने आपको अच्छे से बताए हैं। आप इसे एक बार नहीं समझ में आता, आप दोबारा सुनिएगा और कोशिश कीजिएगा कि यदि कोई मतलब आप इसे एक या दो बार आप समझ के और फिर अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से इसको लर्न भी होगा। और यदि फिर भी आपको कोई डाउट होता है, इफ़ यू हैव एनी डाउट, देन पुट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर द फर्दर अपडेट। थैंक यू।